गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 12 प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन कर रहे थे। आज की वीडियो में हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या करेंगे। हाइगेंस ने तो तरंग सिद्धांत दिया था, तरंगाग्रों के रूप में प्रकाश आगे संचरित होता है। देखिए परावर्तन क्या होता है? एक प्रकाश की किरण किसी माध्यम के पृथक्कारी तल पर टकराएगी, परावर्तक पृष्ठ पे टकराएगी और टकराकर उसी माध्यम में उसी कोण पर वापस लौट जाती है। परावर्तन के कुछ नियम हमने देखे थे अध्याय 11 में। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो अगर हम इन नियमों को हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा सिद्ध कर दें तो हम परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, यानी ये सिद्धांत परावर्तन की व्याख्या कर सकता है। देखिए यहाँ पर एक पृष्ठ दिखाया गया है, ये वाला, ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ पर एक समतल तरंगाग्र आपतित हो रहा है, यानी प्रकाश का स्रोत दूर है तो उससे जो तरंगाग्र आएगा वो कैसा आएगा? समतल आएगा। तो ये जो वेव फ्रंट है, देखिए आप, ये आ रहा है जो ये वेव फ्रंट कैसा है? समतल है, क्योंकि बहुत दूर है प्रकाश का स्रोत, इसलिए आपतित तरंगाग्र को कैसा मान रहे हैं हम? समतल है। ये पूरा का पूरा तरंगाग्र इस परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर और परावर्तित हो गया। तो देखिए आपतित तरंगाग्र कौन सा है? ए बी, और परावर्तित तरंगाग्र कौन सा गया? ए डैश बी डैश। ये आपतित तरंगाग्र, देखो ये वाली किरण यहाँ टकराई, ये वाली किरण यहाँ टकराई, परावर्तित हो गई, ये भी परावर्तित हो गई। ठीक है, समतल है ये तरंगाग्र, समतल है। जितना कोण ये बनाएगा यहाँ पर आपतन कोण, उतना ही कोण यहाँ पर ये बनाएगा। सेम, जितना परावर्तन बनेगा उतना ही, जितना परावर्तक ये बनाएगा उतना ही ये बनाएगा। ठीक है, और ये हमको सिद्ध करना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि जितना कोण ये बनाएगा उतना ये बनाएगा आपतन कोण, जितना परावर्तन ये वाली किरण बनाएगी उतना ही परावर्तन ये वाली किरण बनाएगी, क्योंकि ये समतल तरंगाग्र है। देखिए चित्र में हम देख रहे हैं कि एक समतल आपतित हो रहा है, समतल तरंगाग्र किस पर? परावर्तक पृष्ठ पर। देखो ये प्रकाश की किरण यहाँ ए बिंदु ए पर टकराई, आपतन कोण कितना? आई है, और टकराकर ये परावर्तित हो गई। ठीक है, किस दिशा में? ए डैश दिशा में परावर्तित हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण, इसी समतल तरंगाग्र की दूसरी प्रकाश की किरण बिंदु बी डैश पर आपतित हो रही है और यहाँ पर टकराकर ये परावर्तित हो गई, और ये हमें परावर्तित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र के रूप में मिल गया। ठीक, हमें पता है परावर्तन की घटना एक ही माध्यम में होती है, अर्थात उसमें माध्यम परिवर्तित नहीं होता है। तो ये कोई सा माध्यम हो सकता है, सरल माध्यम भी हो सकता है और सघन माध्यम भी हो सकता है और विरल भी हो सकता है। हम क्या देखते हैं कि प्रकाश की किरण उसका हर माध्यम में अपना अलग अलग वेग होता है। ठीक, मान लो यहाँ पर ये कोई माध्यम जो है जिसमें ये परावर्तन की घटना हो रही है, उसमें प्रकाश का वेग कितना है? c है। प्रकाश का वेग c है। तो हम क्या देखते हैं कि हमने क्या किया कि बिंदु A से ये जो समतल तरंगाग्र की दूसरी किरण है इसके ऊपर एक लंब डाला, ये लंब डाल दिया। कहाँ डाला है? बिंदु B पर। बिंदु A से B पर एक समतल तरंगाग्र की दूसरी किरण पर एक लंब डाला जो बिंदु B पर काटता है उसको। तो हम क्या देख रहे हैं? A से B पर जो ये लंब डाला है, इससे पहले ये पूरा समतल तरंगाग्र एक समान है, बिल्कुल समान है। उसके बाद इसमें परिवर्तन होता है। इसी प्रकार जब ये दूसरी किरण बिंदु B डैश पर टकराएगी तो ये परावर्तित हो जाएगी। मैंने बिंदु B डैश से देखिए इस ए डैश वाले तरंग पर एक लंब डाला है। बिंदु B डैश से ए डैश, बिंदु B से ए डैश पर एक लंब डाला है। ठीक है, और ये लंब कहाँ मिल रहा है? ए डैश पर मिल रहा है। ठीक है, तो इससे बात क्या दिख रहा है मुझे? ये इस लंब के बाद जो तरंगाग्र है ये दोनों तरंगे समान है बिल्कुल। ठीक, अब देखिए ऐसा मैंने क्यों किया है कि जितने समय में ये जो आपतित किरण है पहली वाली, ये बिंदु A से A डैश पर पहुंच रही है,
उतने ही समय में दूसरी वाली जो किरण है बिंदु बी से बी डैश पर पहुंच जाती है। जितने समय में आपतित किरण ए परावर्तन के बाद ए डैश पर पहुंच रही है, उतने ही समय में आपतित किरण बी कहां पहुंच जाती है? बी डैश पर पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमने लंब डालकर ये भाग समान कर लिए हैं, ये भाग समान कर लिए हैं, ठीक है। तो जितना समय ये यहां से यहां तक पहुंचने में लेगा, बिंदु ए डैश पर पहुंचने में लेगा, उतना ही समय बिंदु बी डैश पर पहुंचने में लेगा, ठीक है। तभी तो ये आगे के हिस्से बराबर होंगे इनके। माना टी समय में बिंदु ए पर आपतित किरण ए डैश पर पहुंच जाती है। कहां पहुंच गई? ए डैश पर। इसी समय टी में, उतने ही समय टी में आपतित किरण बी बिंदु कहां पर पहुंच जाएगी? बी डैश पर पहुंच जाती है, ठीक है। अर्थात ए डैश और बी डैश ये दूरी समान होंगी क्योंकि माध्यम सेम है, ठीक है। तो देखिए दूरी क्या होती है? दूरी इज इक्वल टू चाल गुना समय, दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय, ठीक है। तो अब मुझे बताइए दूरी ए डैश कितनी होगी? ए डैश, दूरी ए डैश कितनी होगी? चाल कितनी है? c, समय कितना है? t, तो ct हो जाएगा। हमने पहले लिख दिया है। माध्यम समान है, एक ही माध्यम है, इसलिए प्रकाश का वेग दोनों किरणों के लिए समान होगा। इसी प्रकार दूरी बी डैश कितनी होगी? दूरी बी डैश, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल कितनी है? c, समय कितना है? t, ct, यानी ये दोनों दूरी बराबर होंगी। ए डैश बराबर बी डैश, ए डैश बराबर बी डैश किसके बराबर होंगी? ct के। समीकरण 1 लिख दिया। ये एक हमने संबंध बना लिया, ए डैश बराबर बी डैश बराबर ct, ठीक है। ये एक संबंध हो गया। अब देखिए, अब इस चित्र में, इस किरण चित्र में हमारे पास दो त्रिभुज हैं। हम कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं? त्रिभुज ए बी डैश एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश में ए बी डैश ए डैश बी डैश, ये दो त्रिभुज ले लिए हमने। अब इसमें देखते हैं हम, देखो ये लंब डाल रहे हैं तो ये कोण 90 का है, ये लंब डाल रहे हैं तो ये कोण 90 का है, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे हम? कोण, कौन से कोण है? ए बी डैश ये कोण, और दूसरा कौन सा है? ए डैश बी डैश, ये दोनों ही 90 डिग्री के होंगे, समकोण होंगे। दूसरा देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में जो ये भुजा ए बी डैश है, ए बी डैश ये ए बी डैश के बराबर है। कैसी भुजाएं? कॉमन है, कॉमन भुजा है, दोनों की भुजा एक ही है, एक ही आधार पे बने हुए हैं दोनों कोण, ठीक है। समकोण है तो इसलिए हम कहेंगे कर्ण है। समकोण त्रिभुज है तो इसलिए क्या कहेंगे? दोनों के कर्ण समान हैं, ठीक है। और तीसरा कोण देखिए आप, तीसरा कोण कौन सा होगा? एक कोण ये हो गया, कौन सा? ए बी डैश, और इसके संगत कोण कौन सा है? ए डैश बी डैश। अब यहां पर देखिए इनके आधार समान हैं। और तीसरी भुजा कौन सी है? तीसरी भुजा जो हमने संबंध 1 में लिखा है, ए डैश बराबर बी डैश। संगत भुजाएं देखिए आप, दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया, दो भुजा और एक कोण, ए डैश बराबर बी डैश है, ct संबंध 1 से। तो गणित का क्या नियम है? किन्हीं दो त्रिभुजों की अगर दो भुजाएं और एक कोण, दो भुजाएं और एक कोण अगर बराबर हो जाता है तो वो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं।
तो ये दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे? सर्वांग-सम कहलाएंगे। अतः त्रिभुज ए बी बी डैश एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश, ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज इन तीनों कंडीशन से सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, सर्वांग सम होंगे तो सर्वांग सम का अर्थ होता है कि जैसा त्रिभुज एक है वैसा ही त्रिभुज दूसरा है, बिल्कुल सब चीज़ें बराबर होंगी उनकी, उनके सारे कोण बराबर होंगे, उनकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, सर्वांग सम, सभी अंगों से समान होंगे, भुजाएं भी और कोण भी। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज हैं, अतः इनके सारे कोण और सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो देखिए त्रिभुज, अतः त्रिभुज ए बी बी डैश एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश में जब सर्वांग सम है तो देखो कौन कौन सा है? बी ए बी डैश, कौन? बी ए बी डैश किसके बराबर होगा? बी ए बी डैश किसके बराबर होगा? ए डैश बी डैश ए के। ये संगत कोण बराबर होंगे, ए डैश बी डैश ए के बराबर होगा, क्योंकि ये सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, इसलिए इनके जो संगत कोण होंगे वो बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक, तो बी ए बी डैश, बी ए बी डैश ये कोण कितना है? आई है, और ए डैश बी डैश ए ये कितना कोण है? आर है। तो हम क्या देख रहे हैं? देखो ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, और संगत कोण बराबर होने से कोण बी ए बी डैश किसके बराबर होगा? ए डैश बी ए के, ए डैश बी डैश ए के बराबर होगा। ये कोण कितना है? आई है। ये कोण कितना है? आर है। तो देखो ये परावर्तन का नियम निकल के आता है, आई और आर, आपतन कोण किसके बराबर आ गया? बराबर। तो ये है आपतन कोण किसके बराबर है? परावर्तन कोण। यह है परावर्तन का नियम, परावर्तन का द्वितीय नियम। ठीक है, और प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। चित्र में दिख ही रहा है, तीनों एक ही तल में है, इस चित्र से दिख ही रहा है हमें। ठीक है, अगर एक ही तल में नहीं होते तो इन कोणों में फर्क आ जाता है। तो यहाँ से हमने दोनों नियमों को सिद्ध कर दिया है। पहला नियम तो क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसा चित्र से प्रदर्शित हो रहा है। तो ये तो पहला नियम है, और दूसरा नियम हमने ये सिद्ध कर दिया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हाइगेन ने जो तरंग सिद्धांत दिया था उससे परावर्तन की व्याख्या की जा सकती है। अगले वीडियो में हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या को देखेंगे। धन्यवाद।